हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। तो जी आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आप लोगों ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की कि इस पे बनाएं, तो मैं उस पे बनाने जा रही हूँ व्लॉग। और उसमें मेरे हेल्प करेंगे मेरे हस्बैंड अजीम। मैंने उनकी बहुत रिक्वेस्ट की क्योंकि इतनी ज़्यादा नॉलेज मुझे इन चीज़ों की नहीं है। मैं चाहती हूँ आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, तो बिल्कुल अच्छी इन्फॉर्मेशन दूँ ताकि आप जब आएँ तो आपको हर चीज़ का पता। तो जो लोग आना चाहते हैं दुबई और वो लोग सोचते हैं कि हम लोग जाएंगे, हमारे पास कितने पैसे होने चाहिए, क्या प्रोसेस होगा, रहेंगे कहाँ, नई एक कंट्री होगी उसमें बेड स्पेस पे कैसे रहेंगे या किससे कांटेक्ट करेंगे, क्या चीज़ें, तो उस चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ डिटेल में सारी चीज़ें। मेरे साथ बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, स्किप मत कीजिएगा, ये आपके काम की वीडियो है। तो चलें बात करते हैं। ये जी मेरे नज़र का ग्लासेस है, दूर और करीब की नज़र। तो पढ़ाई लिखाई की बातें हो रही थी तो मैंने कहा इसको यूज़ किया जाए। वैसे बेसिकली मैं इसको यूज़ नहीं करती इतना ज़्यादा, जब ड्राइविंग करती हूँ तब और जब टीवी देखती हूँ तब। वैसे यूज़ करना चाहिए, डॉक्टर ने कहा था इसको ज़्यादा से ज़्यादा लगा के रखें ताकि आपकी आइज़ में और सर में जो दर्द होती है वो इससे सही हो जाएगी। और काफ़ी हद तक मुझे आराम भी आ गया क्लासेस के बाद। तो बीच में हमारे ये टेडी बियर दीवार बन गया तो अजीम आपको बताएंगे कि विजिट वीज़ा का क्या प्रोसेस है और क्या प्राइजेस हैं, सब आपको अजीम बताएंगे। चलें अजीम साहब बता दीजिए प्लीज़। अच्छा जी, दुबई के विज़िट वीज़े जो होते हैं बहुत तरह के होते हैं वीज़े दुबई के, लेकिन नॉर्मली दो तरह के विज़िट वीज़ा लोग प्रेफर करते हैं। एक होता है 1 महीने का वीज़ा जो कि होता है 15 से 20 हज़ार दिरहम का। इसके अलावा एक दूसरा वीज़ा होता है जो कि लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है जो कि 3 महीने का होता है। और इस 3 महीने के वीज़े के अंदर आपके जो खर्चा आता है वो आता है 32 हज़ार से लेके 38 हज़ार। ये रेट जो होते हैं वीज़े के बेसिकली वेरी करते हैं सीज़न टू सीज़न, कि किस सीज़न में आप आ रहे हैं, पाकिस्तानी करेंसी के रेट क्या चल रहे हैं धर्म के मुकाबले में। ठीक है, तो सबसे बड़ा खर्चा आपका होता है वीज़े के लिए। 3 महीने का वीज़ा मोस्टली वो लोग प्रेफर करते हैं जो दुबई में नौकरी ढूंढने आते हैं, क्योंकि नौकरी ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। तो लोग प्रेफर करते हैं कि 3 महीने के वीज़े पे आएं और आराम से नौकरी ढूंढ के जाएँ। और इसके बाद जो दूसरा आपका बड़ा खर्चा आता है वो आता है आपके टिकट का। अब दुबई में आने के लिए बहुत सारी एयरलाइन सर्विसेज हैं और सबके रेट्स अलग अलग होते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह की एयरलाइन में आना पसंद करते हैं और किस शहर से ट्रैवल कर कर आ रहे हैं। और सारे जो रेट्स होते हैं एयरलाइन के, ये भी सीज़न टू सीज़न वेरी करते हैं कि आप ऑन सीज़न में आ रहे हैं, ऑफ सीज़न के अंदर आ रहे हैं। नॉर्मल अगर हम एवरेज की बात करें तो जो है 800 से लेके 1200 दरमियान आपको जो है एयरलाइन की टिकट्स आ जाती हैं। एमिरेट्स के भी सेम ही ऐसा होता है ना। एमिरेट्स तकरीबन 1200 से 1200 से 1400 तक नॉर्मल हाई सीजन पर के ज़्यादा बेस्ट एमिरेट्स रहती है। डिपेंड करता है कि आपकी बजट कितना अलाउ करता है। आप एमिरेट्स में ट्रैवल करती है इसलिए आपको एमिरेट्स ज़्यादा अच्छी लगती है। पीआईए में भी किया है, फ्लाई दुबई में भी किया है, एमिरेट्स सबसे बेस्ट है। अच्छा जी, जब आपके पास वीज़ा आ जाता है, टिकट हो जाता है, तो उसके बहुत बड़ा खर्चा आता है कि आपकी रिहाइश का। तो रिहाइश जो होती है दुबई में बहुत तरह से आप ले सकते हैं। सबसे बेहतरीन जो ऑप्शंस होते हैं वो होते हैं आप होटल बुकिंग कर लें, अगर आपका बजट अलाउ करता है आपको तो आप होटल में आके स्टे कर लें। अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं और वो उनके साथ आपकी रिहाइश हो सकती है तो वो काफ़ी सेविंग रहती है आपके लिए। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आप चाहें तो अपने लिए अलग से रूम लेके भी रह सकते हैं और आप बेड स्पेस पे भी रह सकते हैं। अब अगर हम इनके रेंट की बात कर लें तो जो आपको बेड स्पेस होता है ये डिपेंड करता है कि आप किस इलाके में रहना चाहते हैं। दुबई के कुछ बहुत पोश इलाके भी हैं, कुछ बहुत से सादा से इलाके भी हैं। हम बेसिकली जो रेट डिस्कस करेंगे वो आज दुबई के हवाले से करेंगे। शारजा या अजमान इस तरह की अगर बात नहीं करेंगे तो दुबई के रेट नॉर्मली आपको मिलेंगे, वो आपको अंदाज़न मिल जाएंगे 550 से लेके 1200 से 1800 तक बेड स्पेस। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रह रहे हैं और किस क्वालिटी का बेड स्पेस ले रहे हैं। आप बंकर बेड ले रहे हैं, 8 लोगों के साथ शेयरिंग कर रहे हैं, 2 लोगों के साथ शेयरिंग कर रहे हैं, आप जो है बंकर बेड्स के अलावा नॉर्मल बेड सिंगल बेड्स के साथ रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस पे वेरी करती हैं। आपको 550 से लेके 1200 तक के रेंज में एक अच्छा बेड स्पेस मिल सकता है। और मोस्टली ये बेड स्पेस जो होते हैं ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया के अंदर हैं। अगर आप मेट्रो के करीब हैं तो आपका बेड स्पेस का किराया ज़्यादा होगा, लेकिन आपकी ट्रैवलिंग कन्वीनियंट हो जाती है, आपका टाइम बहुत बचता है। और अगर आप सिंगल रूम लेके रहना चाहते हैं तो तकरीबन 2 से 2,500 रुपये का सिंगल रूम मिल जाता है, तो आप उसमें कर सकते हैं। रिलेटिव्स के साथ मोस्टली फ्री ही होता है, आपका वो खर्चा होता नहीं है।
जी। अगर आप शेयर करना चाहें तो मतलब आप शेयर कर सकते हैं, रिलेटिव्स के साथ भी शेयरिंग कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर सब लोग शेयरिंग करते हैं ताकि उस पर बर्डन ना हो। और अगर आप सिर्फ घूमने आना चाहते हैं थोड़े टाइम के लिए, तो फिर बेहतर होता है कि आप 1 महीने के वीज़े पे आएँ। 1 महीने के वीज़े घूमने में आप के लिए आराम 1 से महीना घूम के जा सकते हैं। और यहाँ पे जो तीसरा खर्चा आता है वो ट्रांसपोर्ट का आता है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं दुबई में। जो है आप टैक्सी की सर्विस यूज़ कर सकते हैं, आप ट्रेन सर्विस होती है जिसको यहाँ मेट्रो कहा जाता है, उसको यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक बसेस की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, सर्विस और पंक्चुअलिटी भी बहुत अच्छी होती है, तो आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप पे कोई फैमिली रिलेटिव्स हैं तो आप उनकी गाड़ी में भी घूम सकते हैं। ये बेसिकली सिंपली डिपेंड करता है कि आप किस तरह के एनवायरनमेंट में आके रहेंगे। सबसे कन्वीनियंट जो होता है यहाँ पे वो होता है बस की सर्विस का, जिसके चार्जेस जो होते हैं आपको बस और ट्रेन के लिए एक नॉल कार्ड बनता है, ठीक है। उस नॉल कार्ड पे बेसिकली होता क्या है कि आप जोन टू जोन आपके चार्जेस होते हैं कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अगर वो सेम जोन में रहते हैं तो 3 dirham के करीब किराया लगता है। अगर आपका जो है दूसरे जोन में जाते हैं तो तकरीबन 5 dirham के करीब किराया लगता है। इसी तरह किराया आपके चेंज होते रहते हैं। अगर आप टैक्सी यूज़ करते हैं तो टैक्सी मिनिमम 12 dirham से स्टार्ट होती है। दुबई में 12 से स्टार्ट होती है और शारजा में भी तकरीबन 12 से स्टार्ट होती है। हम काफ़ी टाइम से टैक्सी वगैरह यूज़ नहीं करते, अपनी गाड़ी जब से गाड़ी आई है तो हम टैक्सी में एग्जैक्ट फेयर याद नहीं है, लेकिन मिनिमम जो है 12.5 इस तरह का रेट होता है। ये आपका मीटर स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन सबसे कन्वीनियंट तरीका होता है दुबई में ट्रैवल करने के लिए कि आप बस और मेट्रो यूज़ करें। बस की यहाँ पे एक चीज़ और बड़ी ज़रूरी है बताने के लिए कि जैसे पाकिस्तान में होता है कि बस आप स्टॉप के अलावा कहीं भी रुकवा सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे बस जो होती है वो बस स्टॉप से बस स्टॉप तक ही चलती है, आप बीच में नहीं रुकवा सकते, बीच में नहीं रुके। आपके पास एक नॉल कार्ड होता है, वो नॉल कार्ड आपको जो होता है मशीन के अंदर एक टैब होता है, उस पर टैप करना ज़रूरी होता है। अगर आप वो टैब नहीं करते और चेकर आ जाता है तो आपको 200 dirham तक का फाइन भी लग सकता है। वो मेक श्योर कीजिए कि आपका वो स्कैन हुआ है अच्छे से या नहीं। तो 3 dirham के किराया बचाने के लिए आप 200 dirham तक का फाइन दे सकते हैं। बिल्कुल। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल करना चाहिए। और चौथा जो आता है वो फूड का होता है। खाने के लिए जो होते हैं बेड स्पेस पे आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर आप आके बेड स्पेस पे रहते हैं और आप खाना खाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन होते हैं। दुबई में बेसिकली मेस की सर्विस एक अवेलेबल होती है जिसमें आप 1 टाइम या 2 टाइम का खाने में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, और इसमें मेन्यूज़ के भी ऑप्शन होते हैं। आप हैरान रहेंगे कि इसमें वेजिटेरियन से लेके चाइनीज़, आपका नॉर्मल मीट के साथ खाना होता है, और उसमें भी क्वालिटीज़ होती हैं कि आप किस तरह का खाना खाना पसंद करेंगे। ये बात मुझे दुबई की बहुत अच्छी लगती है कि जिस भी कंट्री का लोग रह रहे हैं उस कंट्री का फूड इजीली आपको मिलेगा। उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इतना ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मैं तो यही खाता हूँ तो मैं क्या करूँ, इस कंट्री में आ गया हूँ और मेरा जो खाना है वो मिल नहीं रहा। हर चीज़ का ख्याल करते हैं दुबई में। तो इसमें बेसिकली जो मेस की सर्विस आपकी शुरू होती है वो तकरीबन 250 से 300 dirham की होती है, और ये 400-500 तक जा सकती है डिपेंडिंग कि आप किस तरह का मेन्यू चूज़ करते हैं। आप 1 टाइम का खाना चूज़ करते हैं, 2 टाइम का खाना चूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आप जो रूम में रहते हैं, अगर वो रूम वाले खुद कुकिंग करते हैं तो वो सबसे चीपेस्ट होता है। उसमें आपका तकरीबन 150 से 200 रुपये पूरे महीने का खर्चा होता है, और आपके 2 टाइम का खाना होता है। मोस्टली नाश्ता आपको खुद ही बाहर से करना पड़ता है, और नाश्ता अगर आप देसी नाश्ता करें पराठा और साथ में कुछ सालन या चाय, तो एक वक्त का नाश्ता जो है आपको तकरीबन 6 से 7 dirham का पड़ जाता है। बहुत सारे चीपेस्ट रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आपका जो है नाश्ता अच्छे में हो जाता है। मोस्टली जहाँ भी पाकिस्तानी जगह पे चले जाओ 1 dirham का आपका पराठा आता है, 4 से 5 dirham का आपका सालन आता है, 1 dirham की चाय आती है, 1 dirham की चाय आती है, तो 7 से 8 dirham में आप आराम से नाश्ता अपना कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप दोपहर का खाना बाहर खाएं तो अगर आप बर्गर्स वगैरह की डील लेते हैं तो बहुत सारी ऐप्स होती हैं यहाँ पे, अगर आप उन ऐप्स के थ्रू लेते हैं तो आपको डिस्काउंट आता है। जैसे कि हम मोस्टली यूज़ करते हैं मुख्तलिफ तरह की ऐप्स, या कुछ क्रेडिट कार्ड पे प्रमोशंस होती हैं तो हम उससे यूज़ करते हैं। और अगर आप इसके अलावा नॉर्मली अगर लेना चाहें तो नॉर्मल बर्गर आपको 15 से 25 dirham के दरमियान में अच्छी डील आ जाती है बर्गर्स की। अगर आप देसी खाना खाना चाहें तो आपके दाल या कबाब या इस तरह का कोई भी खाना है आप 20 से 25 dirham में आराम से खाना खा सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल ड्राई चिकन टिक्का वगैरह पे हैं तो वो उससे ज़्यादा चीप हो जाता है, तकरीबन 12 से 15 dirham का टिक्का आता है, 1 से 2 dirham की रोटी, तो आप 17 से 18 dirham में अपना लंच प्लान कर सकते हैं, और यही कॉस्ट आपके डिनर में आ सकती है। फ्रूट और हर चीज़ आपको बहुत अच्छी मतलब क्वालिटी में मिलेगी, और आपको इतनी मिलेगी कि आप
इसको 2 टाइम भी यूज़ कर सकते। तो अब बात करते हैं इंटरनेट की और मोबाइल बिल की, जो कि सिम वगैरह की यहाँ पर आके क्या प्रोसेस होता है। अच्छा, पाकिस्तान में जैसे हमारे पास बहुत सारे जो होते हैं मोबाइल नेटवर्क्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन दुबई जो है काफ़ी लिमिटेड नेटवर्क्स होते हैं। तो यहाँ पे 2 बड़ी मोबाइल की कंपनियाँ हैं, एक का नाम है एतिसलात और एक का नाम है दूब। दोनों के प्रीपेड और पोस्टपेड कनेक्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे पाकिस्तान में हम देखते हैं कि व्हाट्सएप कॉलिंग वगैरह अलाउ होती है, तो दुबई में अलाउ नहीं होती। व्हाट्सएप कॉलिंग, फेसबुक मैसेंजर वगैरह कॉलिंग, ये कुछ भी सब नहीं चीज़ें चलता। अलाउ नहीं होती, ये बंद होता है। इसके लिए आपको वीपीएन यूज़ करना पड़ता है, जो कि ऑफिशियली अलाउ नहीं अलाउ है, नहीं है। लेकिन लोग फिर भी यूज़ करते हैं। और जहाँ तक हम बात करें डाटा की, तो डाटा जो होता है यहाँ पे बहुत महंगा होता है। पाकिस्तान में आपको बहुत चीप डाटा मिल जाता है, बहुत से थोड़े से पैसों के अंदर आपको पूरे महीने का अनलिमिटेड डाटा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे डाटा जो होता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है पड़ता है। और आपको बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं इसके लिए, और क्वांटिटी भी उसकी बहुत कम होती है। मतलब आपका 2 से 3 GB डाटा जो है आपको 20 से 25 दरम चार्ज हो जाते हैं। तो मोस्टली लोग यहाँ पे जब विजिट पे आते हैं तो प्रीपेड नंबर्स लेते हैं। प्रीपेड नंबर्स पे भी कॉलिंग पैकेजेस अवेलेबल होते हैं, डाटा पैकेजेस अवेलेबल होते हैं, सोशल मीडिया ऐप्स के पैकेज अवेलेबल होते हैं। चार्जेस आप उनकी वेबसाइट्स पे जाके एतिसलात या दूब की चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऑफर्स आती रहती हैं, पैकेजेस चेंज होते रहते हैं। तो अगर आप नॉर्मल कंसिडर करें कि आपने एक कनेक्शन रखा है तो मंथली आपका बिल कितना आएगा, तो तकरीबन आप जो है अगर हैवी यूज़ नहीं करते तो 100 दरम्स के अंदर आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। 100 भी मैं उस सूरत में बता रहा हूँ कि अगर आप डाटा साथ यूज़ करते हैं। अगर आप बहुत सिलेक्टेड कॉलिंग करेंगे तो आपके पैसे नहीं आएंगे। और वैसे भी अगर आप बाहर जाते हैं तो दुबई मॉल और हर जगह आपको जो है इंटरनेट का वाईफाई मिलेगा, जिससे आपको बहुत इजी हो जाएगा। और वो वाईफाई ये नहीं कि चलता नहीं है, वो बहुत फास्ट चलता है। तो उस वक्त आप वो यूज़ कीजिए। जब घर आ जाएं तो रूम में आपको वाईफाई मिलेगा, और जब आप रास्ते में जा रहे हो तो अपना डेटा यूज़ कर सकते हैं, ईजी होता है। जी बिल्कुल, जैसे जिया ने भी आपको बताया, तो आपके पास जो होता है आप किसी भी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, आप जो है ट्रेन के स्टेशन पे चले जाएं, आप कहीं पे भी मौजूद होंगे तो आधे से ज़्यादा जगहों पे आपको इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। फ्री वाईफाई होता है जिसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा अगर आप अपना यूज़ करें तो वो अलग से चार्ज होता है आपको। जहाँ बच रहा है वहाँ बचाएं, जहाँ लग रहा है वहाँ लगाएं, यही होता है। डिस्कस करना है आपको। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि तो जी मेरे ख्याल से हमने सारी चीज़ें ही कवर कर ली हैं। आपका वीज़ा, आपकी टिकट, आपकी रिहाइश, आपकी ट्रांसपोर्ट, आपका खाना। ठीक है, तो ये 5 बेसिक चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे आपको कवर करनी थी, वो हमने कवर कर ली हैं। ये बेसिकली बैचलर के हिसाब से अगर आप देखें तो रिकमेंडेड ये होता है कि अगर आप 3 महीने के विजिट वीज़े पर आ रहे हैं जॉब ढूंढने के लिए, तो आप तकरीबन अपने साथ जो है 2 से 3 हज़ार दरम लेकर आएँ। और अगर आप मिनिमम यूजर्स के साथ चलेंगे तो 2 से 3 हज़ार दरम में जब तक आपकी जॉब नहीं लगती, तो आपके लिए सर्वाइवल के लिए पैसे अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं। कि बहुत सारे लोगों को मैंने खुद से पहले तो मैं सुनती थी, अपनी आंखों से देखा है। बेचारे जो बैचलर्स आते हैं वो कम पैसे लाते हैं, जॉब ढूंढते हैं और नहीं मिलती, तो उनका पास जाने के पैसे नहीं होते, तो वो बेचारे एक एक को रोक के पूछ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं हमारी टिकट करा दें या हमें कुछ पैसे दे दें, खाना खिला दें। तो बहुत दिल वो दुखता है। तो जब भी आप आएँ तो इतने पैसे अपनी जेब में ला के लाएँ ताकि आप लोग आराम से वापस भी जा सकें और यहाँ पर अच्छे से रह भी सकें और जॉब भी ढूंढ सकें। चले, तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर इसके अलावा आपके भी और क्वेश्चंस हो तो आप जिया को बता दीजिएगा। अगर मेरी मदद करेंगे तो अजीम इसी मामले में वीडियो में आके आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। फैमिली के साथ एक्सपेंस अलग होते हैं। जब आप बैचलर होते हैं तो उसके लिए आपके एक्सपेंसेस अलग होते हैं। नौकरी किस तरह की होती है, सैलरी किस तरह होती है, घर किस तरह लिए जाते हैं, सारी चीज़ें जो है फाइनेंशियल एक्सपेक्ट की मैं ही हैंडल करता हूँ। तो जिया को इतनी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल नहीं पता। तो जो भी आपको जानना हो आप जिया से कॉन्टेक्ट मुझे तो इतना नहीं पता होता कि बिल कितना आया, वो अजीम खुद ही पे कर देते हैं। ऑनलाइन आता है, ऑनलाइन देखते हैं और पे कर देते हैं। मैं कभी पूछ लो तो पूछ लो, अदरवाइज मैं पूछती नहीं हूँ। जब बहुत ज़्यादा आता है तो डांट पड़ती है थोड़ी सी कि थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्योंकि पानी का अलग आता है, बिजली का अलग आता है बिल, और गैस का अलग आता है। सबका सेपरेट बिल आता है। तो सब जो है मिला के फिर अभी तो हम चिलर फ्री में रहते हैं ना, तो एसी का बिल नहीं आता। लेकिन जो लोग एसी जो चिलर फ्री बिल्डिंग में नहीं रहते, उनका फिर एसी के साथ बहुत ज़्यादा पड़ जाता है बिल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर
गर्मी बहुत पड़ती है और एसी बहुत ज़्यादा यूज़ करना। तो जी होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि आप लोग कह रहे थे आपके हस्बैंड कहाँ होते हैं, वो वीडियो में नहीं आते, तो आज मैं उनको भी ले आई हूँ। वो इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मुझे इन चीज़ों के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं चाह रही थी कि अगर आप लोगों ने सवाल किए हैं तो आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए और आप ईजीली उसको समझ सकें। तो जी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आने वाले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जो सवाल होंगे मैं ज़रूर उनका आंसर दूंगी। अजीम को फिर से आपके लिए लेके आऊँगी ताकि वो आप लोगों के अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दे सकें, और इसी तरह मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के बहुत सारे प्यार का। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।